जी जनाब, हम सब में इजाफा होते आप देख रहे हैं। कल 2 लोग थे, आज 3 हो गए हैं। लेकिन शायद इसकी तासीर कुछ तेजाबी है, तो वसी बाबा आज शामिल नहीं हुए। कहते हैं मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। तो जनाब हमारे पास एक और अहम इस्लामाबाद की शख्सियत तशरीफ लाई है, हुसनैन जमाल। और दूसरी भी इस्लामाबाद की अहम है, हाशिर। मैं रह रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं लाहौर में हूँ। अच्छा, हसनैन आपसे शुरू करते हैं। आप लाहौर से गए हैं, पहले रिलोकेट हुए हैं, मुश्किल काम होता है। अब दोबारा आप लाहौर वापस आ गए हैं आइसोलेशन के दिनों में, लॉकडाउन की वजह से। तो कैसा आप फील कर रहे हैं? आपके यानी एक क्या इम्पैक्ट आया लाइफस्टाइल में, काम में? काम मुश्किल हुआ है, आसान हुआ है? जी हसनैन। लाइफस्टाइल में और काम में आपने दो बातें पूछी अदनान भाई। लाइफस्टाइल तो ये कि जो मेरे दोस्त हैं करीबी, जो लोग मुझे जानते हैं, बल्कि आप भी और हाशिर भाई भी बेहतरीन जानते हैं कि मैं पहले भी इसी तरह की जिंदगी थी मेरी। मतलब आइसोलेशन एज सच इस तरह की तो नहीं थी, लेकिन ये कि तकरीबन दफ्तर से जब घर आया तो फिर घर ही का हो गया, घर से नहीं निकलना। इस्लामाबाद में भी यही होता था कि दोस्त यार आते थे, शाम में बैठ गए, महफिल जम गई तो ठीक है, नहीं तो उठ गए तो चले गए। हफ्ते में एक आध दिन ऐसा हो जाता था, बाकी दिन यही होता था कि बस घर आया हूँ तो फिर घर ही हूँ। तो यहाँ भी यही है, बस ठीक है, कमरा है, जिंदगी है। अच्छा, फिर सबसे मजे की बात ये है कि अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद में मैं उस्मान काजी भाई के फ्लैट पे था, उनकी लाइब्रेरी में। तो वहाँ भी ऑलमोस्ट यही माहौल था, पीछे यही किताबें थी और ऐसे ही एक बस कालीन बिछा होता था, ऐसे ही एक गद्दा होता था। यही टोटल मतलब जिंदगी जो है वहाँ भी थी। और एक वो होता था चार्जर हमारा, वो जिसको कहते हैं एक्सटेंशन वायर, वो यहाँ भी है। तो वो कुल मिला के जो हस्ती का सामान है ना, वो उधर भी वही था, यहाँ भी वही है। बल्कि बीच में मैं ईद पे मुल्तान गया, तो इस बार तो मैंने पहले दिन जाते साथ ही किया कि मुझे पता था वहां भी मैंने निकलना तो नहीं है कमरे से, घर से। तो ऊपर का जो कमरा पहले मेरे पास होता था, उस कमरे को मैंने जाते साथ झाड़ पोंछ के साफ किया, एक कालीन डाला और उस पर भी गद्दा डाल के भाई जो है वो हजरत दाग जहाँ बैठ गए। तो फिर 6 दिन के बाद वहीं से उठे और सीधे लाहौर आ गए। तो जो अपनी जिंदगी है वो अल्लाह का फजल है, यहाँ बेहतरीन गुजर रही है। सुबह उठ के अपना शिफ्ट पे चालू हो जाता हूँ। 6 बजे की शिफ्ट होती है तो 5 बजे उठ गया, नहा धो के। गर्मी असल में बहुत होती है, नहाना बार बार पड़ता है, तो भाई नहा धो के बस बैठ गए शिफ्ट पे। वो चलता है। उसके बाद ये होता है कि 2 बजे उठ के फिर कुछ सीन कर लिया अपना, जाके नीचे जरा चल फिर लिया, बच्चों से, बेगम चले से 2 हेलो हाय अहम हो गई। चीजें पता लगी फिर हैं। एक तो आपको नहीं गर्मी जी। की वजह से नहाना पड़ रहा है, कोई दूसरी दीगर वजूहात नहीं है। दूसरी चीज ये पता चली है कि किताबें नॉर्मल आपकी बैकग्राउंड है, यानी मेरी तरह, यानी आपने स्पेशल एक सेट नहीं बनाया है। ये मैंने कमरे से नहीं मैचिंग नहीं, अल्लाह करके का रखी है। फजल है। अच्छा। नहीं नहीं, इधर इधर तो ये है भाई कि वो मतलब पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन बहरहाल किताबों का होना जरूरी है। वो हाशिर भाई बेहतर जानते हैं मेरी तबीयत को, और वो मुस्कुरा भी रहे हैं बड़ी देर से। तो वो ही नोज इट बेटर कि क्या पता बंदा पढ़े या ना पढ़े, किताबें जो है वो होनी जरूरी है। तो बस है, ठीक है, करम है मालिक का, चलता है। यानी लव ऑफ दूसरा सिल्वर आपने जो, फिश। हाँ, अंग्रेजी के जो है ना वो भिगो के मत मारा करें, वो अपन को नहीं आती भाई। नहीं, असल में बहुत ना जो कमजोर हूँ अंग्रेजी में। उर्दू की किताबों में ना सिल्वर फिश नहीं आती, उनकी तासीर ऐसी हकीमी होती है। तो इसलिए मजबूरी में यानी बात की है। क्योंकि उर्दू में मेरा नहीं ख्याल के जदीद उर्दू में कोई तर्जमा आजकल जिंदा है सिल्वर फिश का। पुरानी में तो शायद होता होगा, लाजमी होता होगा। वो हाशिर ना। साहब हमें बता सकते हैं। हम्म। यस, वो क्या पूछ रहे हाशिर हैं? भाई का कप ऑफ टी है। अच्छा या मेरा हाशिर, कप अच्छा। क्या है आप भाई? फांसी गए हैं, मैं तो तो फिर चाय आप एक पीता ही चीज नहीं हूँ। बताएं। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, बॉलीवुड के एक अदाकार ने खुदकुशी की है। तो क्या आपका ख्याल है क्या वजूहात हो सकती हैं नॉर्मल, यानी एक बॉलीवुड वगैरह में, फिल्मी दुनिया में तो एक स्टाइल होता है ना कि आउटडोर स्टाइल है टोटल। क्या ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से हुआ है या दीगर वजूहात हैं? लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? यार, खुदकुशी की तो 1 करोड़ वजूहात हो सकती हैं। कोरोना की वजह से भी हमने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी, अमेरिका में एक बच्चा जो है जिसने खुदकुशी कर ली थी, जो बाप का ख्याल ये था कि कोरोना हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, द लॉकडाउन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। लॉकडाउन कॉन्ट्रीब्यूट तो जरूर करता है, आपके डिप्रेशन में इजाफा करता है, आप लोगों से मिल नहीं पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, वो अपनी जगह है। लेकिन बुनियादी तौर पे शायद ये समझना हमें चाहिए कि क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है, और उसका अंजाम मौत हो सकता है। तो ये तो मैं अभी कोई कयास आराई नहीं करना चाहता कि सुशांत की खुदकुशी जो है वो क्यों हुई और क्या वजूहत थी। 2-4 दिन लगेंगे, चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो 2-3 चीजें मैंने आज देखी वो बड़ी अफसोसनाक हैं। बेसिकली हमारे अपने रवैये जो हैं
उस हवाले से। तो वो मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ी बात आप भी करें, थोड़ी बात हसनैन भी करें, क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म से कुछ थोड़ा सा लोगों को एजुकेट, तो खैर हमने क्या करना है, लेकिन कुछ अगर बता सकें तो शायद मुनासिब होगा। पहली चीज हमने ये देखी कि बहुत से लोगों ने लिखा कि हमें सुशांत से हमदर्दी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बहादुरी से हालात का मुकाबला करने के बजाय जो है खुदकुशी कर ली। अब ये वो लोग हैं जिनका ख्याल ये है कि वो समझ सकते हैं कि दूसरे शख्स के जहन पे या उसकी ज़िंदगी में क्या गुजर रही है, और ना सिर्फ ये कि वो समझ सकते हैं बल्कि उसकी बुनियाद पे फैसला भी कर सकते हैं कि वो इतने बहादुर हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दुनिया में आपको पता है रोज़ाना हज़ारों लोग खुदकुशी करते हैं, कोई ना कोई वजूहात होती हैं। तो क्लिनिकल डिप्रेशन को जो बीमारी ना समझने का जो हमारे यहाँ मर्ज है ना, वो यही वजह है। हॉस्पिटल्स में लोग नहीं जाते, साइकियाट्रिस्ट के पास लोग नहीं जाते, बात नहीं करते, और हमारे यहाँ बेशुमार खुदकुशियाँ होती हैं। फिर दूसरा रवैया मैंने देखा है, देखें जी, चूंकि मैं एक रिलीजियस आदमी हूँ और मेरे पास इस्लाम की दौलत है, तो इस वजह से मैं जो है इसको हराम समझता हूँ, तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। अच्छा, मजे की बात यह कि तकरीबन हर रिलीजन में खुदकुशी, किसी भी रिलीजन में कोई पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन बेशुमार मुसलमान भी जो है वो खुदकुशियां करते हैं। तो इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक जोड़ना मेरी समझ से वो बात ही बाहर है। और तीसरा जो शायद सबसे अफसोसनाक रवैया ये है कि अगर किसी ने गलती से रेस्ट इन पीस लिख दिया है, जिसका अल्लाह जाने इसका मतलब क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है, तो बहुत से लोगों को बहुत उसकी तकलीफ हुई है। बाकायदा लोगों ने स्टेटस लगाए हैं कि आप एक मुशरिक के लिए या एक हिंदू के लिए फॉर दैट मैटर ये रेस्ट इन पीस ना लिखें, जिसपे जाहिर है लोगों ने आके, मैं इंटरनेशनली उसका रिस्पॉन्स देख रहा था, एक साहब ने, तो ब्लॉगर हैं बड़े मशहूर, कोई अंग्रेजी के शायद मशहूर, तो पता नहीं है कि नहीं है, मैं उन्होंने ये लिखा था कि इसी किस्म की कोई बात अंग्रेजी में लिखी, तो उस पर उन्हें दुनिया भर से जो है वो सलावातें सुननी पड़ी। तो क्या इमेज आप अपना, कितना किस किस्म का आप इनटॉलरेंट इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने, कि आपका मजहब आपको ये इजाजत भी नहीं देता कि आप किसी की मगफरत की दुआई कर लें। जाहिर है दुनिया में कुछ 7 अरब दादा लोग। इमेज का तो अपने को पता ही नहीं है, सीधी बात है। इमेज तो खैर हमने क्या बनाना है, सीधी मतलब जो अगर आप देखें खुदकुशी के उसको, तो भाई वो डरपोक आदमी नहीं होता, वो बहादुर मोस्ट आदमी होता है मेरे हिसाब से। वो आसान काम नहीं है खुदकुशी अपनी करना। जान लेना आसान नहीं है। और जब एक आदमी को कोई फरार का रास्ता नहीं मिल रहा होता ना, फरार भी लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे मुनासिब कोई लफ्ज वक्त मुझे मिल नहीं रहा, कि आपको दुनिया जहान के मसाइल हैं और आप उनमें इस तरह से फंस गए हैं कि आपको कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा, तो लो जी फिर नो लॉन्गर टाइम लिमिट, ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, तो वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आप ऐसे फंस गए हैं कि आपको कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा, तो फिर ये होता है कि आप एक इंतहाई कदम उठाते हैं। वो इंतहाई कदम कुछ भी हो सकता है। वो इंतहाई कदम ये भी हो सकता है कि आप उस मसले की जो जड़ है आप उसे खत्म करना चाहें। उसमें अगर आप किसी दूसरे को नुकसान देते हैं या कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि जो किसी और के हुकूक से तसादुम की सूरत हाल इख्तियार करता हो, उससे बहुत बेहतर है कि आपने ये जो कदम उठाया और उसके बाद आप एकदम से निकल लिए। तो पहली बात तो ये भाई कि किसी और को तंग करने से बेहतर है कि आप अगर खुद मर गए, तो वो बहुत बेहतर है। दूसरी बात ये है कि खुदकुशी करने वाला बुज़दिल हरगिज नहीं होता, मेरी राय में वो बहादुर आदमी होता है। मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा इस अमल की, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि अगर कोई ये काम कर रहा है तो किस इंतहा पे जाके कर रहा है। शौकिया कोई भी नहीं करता। अच्छा, शौकिया से भी वैसे एक केस मेरे पास है। मतलब अभी मैंने अपनी वॉल पे कॉलम लगाया, तो उसके बाद एक साहब ने मुझे फोन किया और वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, जिंदगी बेहतरीन है, लेकिन ये कि मुझे फिर भी शौक है कि बस मैं मर जाऊं। लेकिन मैं मरता नहीं हूँ, इस वजह से कि वो कुछ और उन्होंने टेक्निकल बाइंडिंग्स बताई, बट ये कि वो जेन्युइन एक केस है और बहुत मशहूर आदमी है। मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वो मतलब अदीब हैं, फोटोग्राफर हैं, उनकी 4-5 किताबें फोटोग्राफी पे आई हैं। तो वो आम आदमी नहीं है। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़े कामयाब आदमी है और बड़ा बेहतरीन जिंदगी उनकी चल रही है। बट ही सेड कि यार ऐसा है वैसा। आनस मोइन का तो आपको पता ही है, आनस मोइन की जो है वो भी जी 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 जी, हाफिज जीस का बिल्कुल। अगला सफा जवां पलट साल मौत थी, और अपने सरवत सकते। हुसैन तो मरने से पहले ही वो तो कह गए थे, इशारे विशारे दे गए थे पूरे के वो मौत के दरिंदे में हाँ, एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हो सरवत के खुदकुशी के या बारे में। और अनस मोइन के, शकीब जलाली के, आपको हर जगह हम्म इशारे मिलते हैं, उनके अशार मिलते हैं। मतलब हम्म ये ऐसा लगता है कि वो बरसों तैयारी करते रहे हैं इस समर की। तो यू नेवर नो। हाँ, अबे कल को मैं मरा जाऊंगा, इसी क्लिप में से आप उठा के कोई भी बंदा चला देगा कि लो भाई वो भी बाबा यही कहता था और वो जो है वो इस तरह नहीं, फौत हो आपका गया नहीं, वो। आपका नहीं चलाएंगे, हम मशहूर आदमियों का चलाते हैं। नहीं, किसी का खुदकुशी करने का दिल कर रहा हो तो इशारे जरूर देते हैं। आपके कहने ये का मतलब
ये देखे ना, अब आप कायद जो बात कर रहे हैं, अच्छा हम सब वालों को, ये जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले ये चीज क्लियर हो जाए कि इनको कायद मैं इस वजह से कहता हूँ कि जब हमारी वेबसाइट शुरू हुई थी तो इनके वलवले और इनके जोश की वजह से जो है हम लोगों ने बड़े बाय लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की की थी और अभी तक कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये होती थी कि जब भी हम कोई बात करते थे कि आज वेबसाइट इस नंबर पे पहुंच गई, आज वेबसाइट ने ये कर लिया, तो एक आता था कि ये सब मेरे वलवला अंगेज कयादत का नतीजा है, और ये टाइप किया होता था अदनान काकड़ ने। तो तब से वजाहत भाई ने इनको खिताब दिया था कायद वलवला अंगेज का, और उसको मुख्तसर करके हम इनको कायद कहते हैं। जैसे यद बैजा को भी हमने मुख्तसर करके एक नाम रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये जो है कायद वलवला अंगेज के वो हमने रहने दिया है, तो कायद जो है मतलब वो कायद हो गए। तो ये है, तो कट द नहीं, दिस इज नॉट ट्रैप, तो कट द स्टोरी शॉर्ट, अब ये सूरत हाल है कि जो खुदकुशी है उस पे मेरा तो भाई ये है। अच्छा, जो बाकी दो सवाल आशिर भाई आपने किए थे वो मेरे दायरा कार से बाहर हैं, इस वजह से कि वो एक ऐसा रवैया है कि जिसपे हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें हम उसे बदल नहीं सकते, और उसका कोई मतलब बदल मेरी सकते राय हैं। में देखिए, उसका मेरा आपको लोगों को शायद ये समझाने की जरूरत है कि इंसान से हमदर्दी के लिए जिस तरह आप इंसान से इलाज कराने जाते हैं ना, हमारे लोग तो भागे भागे इंग्लैंड में जाएंगे और अमेरिका में जाएंगे और ईसाई डॉक्टरों से और यहूदी डॉक्टरों से और मुशरिक डॉक्टरों से इलाज भी करा लेंगे, या किसी को यहाँ गुर्दा या लिवर लगवाना होगा तो वो भागा भागा चेन्नई चला जाएगा और इंडिया में जो है वो हिंदुओं का लिवर भी ले लेगा और उनका गुर्दा भी ले लेगा और उनसे इलाज भी करा लेगा। लेकिन जब कोई मर जाता है तो हमें अचानक मजहब याद आ जाता है और मजहब के साथ अपनी वाबस्तगी याद आ जाती है। उससे कोई हर्ज नहीं है, मजहब के साथ वाबस्तगी रखना कोई मुजायका नहीं है, लेकिन आप इंसानियत की उसमें तौहीन अगर करना शुरू कर दें तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप लोगों का अफसोस भी ना कर सकें और उसके लिए आप हमारे सहारा लें, ये बड़ी ज्यादती है। सेकेंडरी चीज है। असल में बात ये कि हमारा ज्यादातर जोर जो होता है बचपन से, वो हमारा जोर इस चीज पे होता है कि जो हमारे अकायद हैं और जो हमारे बिलीफ्स हैं उनके मुकाबले में अगर आप स्कूल से अपनी भी तरबियत याद करें, मेरी भी याद करें, तो हमारी यही है कि हमारे अकायद जो है वो सर फहरिस्त हैं, और हमारे लिए कोई भी और चीज, कोई भी और कह लीजिए कि उसको मैं क्या नाम दूं, मतलब हर चीज सेकेंडरी है, अकायद जो है वो पहले नंबर पे। तो ये रवैया हम कभी बदल तो नहीं सकते। हाँ, इस पे हम मनाजरा कर सकते हैं, इस पे हम मुबाहिसा कर सकते हैं, और वो भी इस तरह होगा कि अगला बंदा मानने के लिए नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ इसलिए कर रहा होगा कि उसने आपको एक सेकंड ना, शेबाजी में आपके साथ बात आपकी तरबियत या दान की तरबियत या मेरी तरबियत हम सबकी तकरीबन एक ही तरह की शायद हुई होगी, कोई खास फर्क नहीं होगा अकायद के हवाले से। लेकिन आज आप इस तरह बिहेव क्यों नहीं करते? आप बदले हैं ना। हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं किसी मनाजरे से नहीं बदला, ना आप किसी मनाजरे से बदले, ना काकड़ किसी मनाजरे से बदला है, और ना इवन फरनूद आलम उसकी गैर मौजूदगी में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो किसी मनाजरे से बदला है। हम सब लोगों के बदलने का वजह जो है वो थॉट प्रोसेस है, मेरे जाती ख्याल में। थॉट प्रोसेस भी इनिशिएट होता है कहीं किसी एक आधे मेहरबान उस्ताद की किसी मामूली सी बात से। तो सर मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ ना कि मुनाजरे या मुबाहिसे की बात नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों की बातें सुनते हैं, वो बात आपके कहीं दिल को लगती है। बाज़ औक़ात आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, वो किताब आपको उसमें से कोई लफ्ज़ आपको छू जाता है, कोई बात आपको भली लग जाती है। तो तब्दीली का प्रोसेस तो ऐसे ही होता है। तो ये तो मेरा ख्याल है आपको या मुझे या अदनान को फॉर दैट मैटर अपनी आवाज़ उठाने का फ़र्ज़, अगर हम समझते हैं कि कोई चीज़ गलत हो रही है माशरे में, हमारे लिहाज से ज़ाहिर है, तो हमें उस पर आवाज़ तो अपनी उठाते रहनी चाहिए। हो सकता है अगर कोई आके हमारी इस्लाह कर दे कि भाई आप गलत हैं, या हो सकता है हमारी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए, उसमें बुराई क्या है? ना अपना तो इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है दादा। मतलब वो आपका फिलॉसफी है, बिल्कुल है और दुरुस्त है। अपना तो ये कि भाई खुद भी बिगड़े में दूसरों को भी बिगाड़ना है, इस्लाह तो नहीं, मैं भी बिगाड़ना ही चाह रहा हूँ ना। जो मर्जी उसका नाम रख दो भाई, तुम कुछ तो कर रहे हो उसके साथ ना, तुम कुछ तो कर रहे हो। ऐसे ही लंगदे टपदे कोई भी बात कर जाए बस ठीक है। बाकी ये है कि उसमें असल में पता है क्या हाशिर भाई, मैं बताऊं, रिएक्शन से उलझने में मुझे जो है वो तकलीफ होती है। मतलब ये नहीं कि रिएक्शन से तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। रिएक्शनरी के साथ जब आप उलझते हैं तो उसमें आपका वक्त बहुत ज्यादा जाया होता है। और मैं आपको नहीं, आप और मैं गलत उस पर चले गए। मतलब आज मैंने को फेसबुक पे कुछ 50 ऐसे लोगों के कमेंट पड़े होंगे जिससे मुझे शदीद तकलीफ और शदीद इख्तलाफ है। मैंने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये चीज मैंने भी कुछ मार खा के सीख ली है कि इंतहाई बेवकूफ़ी का काम है, खासतौर पे फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं और बात करना।
मैं तो बात कर रहा हूँ कि आप और मैं जब ऐसा कोई, मिसाल के तौर पर ये वेबिनार हो रहा है, या आप और मैं कोई कॉलम लिख रहे हैं, या आप और मैं कोई किताब लिख रहे हैं, तो पता नहीं कभी हमने लिखनी है कि नहीं लिखनी, तो उसके अंदर ये बात करने में क्या हर्ज? अभी तो हम और आप मुकालमा, हम किसी रिएक्शनरी से तो नहीं उलझ रहे, हम तो आपस में एक बात के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं ना, फलसफा डिस्कस कर रहे मैं हैं। तो उसमें भी मैं वैसे मुर्शिद ये कहूंगा कि बजाय इसके कि हम बाकायदा उसको सब्जेक्ट बना के वो बात करें, उसमें सबसे बेहतर ये है कि अगर जैसे आप RIP की बात कर रहे हैं तो आप लिखने में डाल दें, हाँ भाई RIP गुजर गए, और बस उसके बाद अपनी बात शुरू कर दें। जो आपका मुकल्लिद होगा ना, जिसने मतलब आपको फॉलो करना होगा, उसने आपकी वो बात भी पकड़ लेनी है कि हाँ ठीक है, ये मुनासिब रवैया था, मुनासिब रवैया था, हम इस पे चलेंगे। क्योंकि इतनी स्पेस मेरा ख्याल है देनी चाहिए अगले को सोचने के लिए कि कुछ चीजें वो खुद डिसाइड कर सके। अगर वो नहीं कर सकता तो उसमें हम उसके दिमाग में, मेरा नहीं ख्याल कि हम डालवा नहीं, तो सकते। आपका ये जस्ट एक मेरा मतलब क्या है? अबे ये यार, तो ये तो मेरे बताइए। घुटने आपका, नजर आ रहे हैं। आपने या मैंने कभी जिंदगी हाँ, में गन उठा के तो किसी की कनपट्टी पे रखी नहीं कि भाई तू ये काम कर और ये ना कर। हम तो ज्यादा बात ही करते हैं ना। आप कॉलम क्यों लिखते हैं? आपके बेशुमार ऐसे कॉलम है जो समाजी मसाइल पर है, आप क्यों उठाते हैं समाजी मसाइल पे कलम? तो इसीलिए उठाता हूँ कि बस जब बहुत बारिश होती है तो कुछ ना कुछ बंदा कर देता है हल्का सा। अच्छा, एक या चीज अदनान जो बताएं, है तंजिया कॉलम लिखते हैं बहुत सारे, तो क्यों लिखते हैं अदनान? आपका आवाज आ रही है मेरी? क्यों लिखते मुझे हैं आ रही कायद, आप बताएं। आप, हाँ जी, सब आ रही है, बराबर आ रही है। अच्छा, आप बोलें, इसको छोड़ें, सबसे पहले मुझे क्यों बताएं, लिखते हैं आप तंजिया कॉलम, क्यों लिखते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर लुत्फा के ऊपर हमने देखा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसके ऊपर एक रिएक्शन आया था कि गैर मुस्लिम को क्यों कहे। अब सुशांत के केस में रेस्ट इन पीस कहने पे क्यों रिएक्शन आया? रेस्ट इन पीस का क्या मतलब है? क्या ये यानी मुसलमानी से मशरूत है? रेस्ट इन पीस की क्या बैकग्राउंड है, क्या मतलब है इसका? देखिए, हाशिर भाई चुप है तो फिर मैं बोल लेता हूँ। हाँ हाँ, आप बोले, मेरा ख्याल था बोले हाशिर बोले। से जवाब आएगा। नहीं नहीं, वो हसनैन बोल रहे हाँ हाँ, मैंने मुख्तसर ही बात करनी है हाशिर भाई। वो कुछ लोगों के नजदीक ये जो है ये नॉन इशू है, मतलब उनके ख्याल में ये इशू रेलिवेंट ही नहीं है हमारी मौजूदा सूरत हाल से। वो ये कहते हैं कि कोरोना से बेतहाशा लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास बहुत अमवात हो रही हैं, और दूसरा ये है कि हमारे अपने कई ऐसे अदाकार और कई ऐसे लोग मरे हैं इन दिनों में, हम उनका दुख, हम उनका गम नहीं मना रहे। और एकदम सुशांत जो मरता है तो पूरा जो दुनिया है वो चीख उठती है और वो RIP शुरू हो जाती है। पहली तो उन्हें चिढ़ है बेसिकली इस रवैये से कि हम क्यों किसी ऐसे बॉलीवुड के एक्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी मौत को, कि जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात फिर ये है ताल्लुक कि नहीं है भाई। RIP जो है वो आप नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के लिए जो आपके अकीदे से ताल्लुक नहीं रखता, तो उनके नजदीक वो दुरुस्त नहीं है। अब फेसबुक का मसला ये कि वो एक चौपाल है जहाँ पे आप कह लीजिए कि दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं और वो आजाद हैं अपनी बात करने के लिए। तो अगर वो आजाद हैं तो वो कहेंगे, उसका हल यही है मेरे जाती ख्याल में कि उसका हमें माइंड करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी की इस्लाह नहीं कर सकते, ना उस पर हमें दिल जलाना या कुढ़ना चाहिए। मतलब ये सब मरहले जो हैं, मेरा ख्याल है ये सबर वक्त के साथ हमें आ जाएगा कि इन चीजों को जो है वो इग्नोर करके और किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच जाएं कि भाई हमने अगर कह दिया तो हमने अपना काम पूरा कर दिया। मतलब आपने अगर 2 लाइनों का कोई स्टेटस डाला है या मैं तो यही कह 40 रहा लाइनों हूँ। का कोई ब्लॉग उसके ऊपर लिख दिया है तो उसके बाद बस शांत हो जाए, तो हजूर, ठीक है। मैं फिर भी कोई कुछ भी कह रहा है और मतलब जिस वजह से भी कह रहा है, लेट इट तो गो। मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना। मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप लड़ने पहुंच जाए उससे, हम्म लेकिन अपने बात करने से तो हम्म रुकना नहीं चाहिए ना आपको। अगर उसे वो बात करने का हक है जो मुझे लगता है कि टू 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 पुट इट इन पर्सपेक्टिव हेट स्पीच के जुमरे में आती है, तो मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए ना। अच्छा, इसमें हम्म। और आपने एक सवाल पूछा था, मैं तंजिया कॉलम क्यों लिखता हूँ। अब आप थक जी, चुके होंगे तो मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, मैं सवाल का आपको सवाल थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके अंदर। जरूर जरूर करें। कल कल अब चूंकि ये बात खुली हुई है, फेसबुक के ऊपर है, मुबशर जैदी साहब ने 2 कॉलम लिखे हैं अभी हाल ही में, आपको पता है, कोरोना की वबा के हवाले से। बिल्कुल। और उस पर उन पर बड़ी तनकीद हुई कुछ लोगों की तरफ से, और बहुत हमारे जो हमारे आलिम दोस्त हैं वो उन्हें आज ब्लॉक कर गए, अनफ्रेंड कर गए कि इस किस्म की बातें जो है आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कौम में अभी तंज समझने का शऊर जो है वो मौजूद नहीं है, तो वो इनको सच समझ बैठती हैं। तो आप ऐसी बातें ना करें, आप जरा संजीदा बातें किया करें जो कौम को सीधी सीधी
समझ आया करें, आप नदीम फारूक पराचा वाली बातें ना करें। ठीक है। तो एक रवैया ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि तंज करना ही नहीं चाहिए एक ऐसे लोगों के आगे जो तंज को सच समझ बैठते हैं। अब आप बताइए, क्योंकि ये एक सवाल मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना पहले तो मुबशर साहब का देख लेते हैं कॉलम। आपने नोट किया होगा पीआईए के हादसे के ऊपर, कोरोना के ऊपर मैंने कोई तंज नहीं लिखा है, हालांकि मेरे लिए तंज लिखना ज्यादा नेचुरल है दूसरे मज़ामीन के मुकाबले में। वजह उसकी ये है कि जिस तरह लोग पहले खौफजदा हैं, ठीक है, जब लोग अपनी जान के लिए, अपने अजीजों के लिए खौफजदा हों, तो मेरी राय में, जो कि गलत हो सकती है, इस पर मैं इसरार नहीं करता, मेरा ख्याल है एहतियात थोड़ा करना बेहतर होता है। कुछ लोगों को सदमात पहुंचे भी हैं, उनके घर के करीबी लोग फौत हुए हैं, तो उनके लिए खास तौर पे यानी जरा एक दिल शक्ति का बायस हो सकता है, गम का हो सकता है, तो इसलिए इस पे ना करना बेहतर है मेरी राय में। दूसरे लोग बेहतर समझते हैं, मुबशर साहब मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, ज्यादा अच्छे राइटर हैं, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरी ये राय है। ठीक, जहां तक ये बात है कि तंज क्यों लिखा जाता है, एक मजमून में भी मैंने इसकी वजाहत की थी, इसकी बैकग्राउंड बताई थी, इसके फायदे नुकसान क्या हैं वो बताए थे। तो इसमें जो मेन चीज होती है ना, जब आप किसी चीज पे तंज करते हैं, उसका फायदा ये होता है कि बेसिकली माशरे में उस चीज के ऊपर बहस शुरू हो जाती है। जैसे मुबशर साहब के केस में आप देख लें, कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं कि हाँ जी क्या लिखा है, जो माशरती कमजोरियां हैं उनके ऊपर आपने बहुत अच्छी बात की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो लोग इसको सच समझ के शेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने वीडियो भी बना के डाल दी है उसको सच समझ के, इस तरह की है। ठीक है, तो दोनों तरफ के दलाइल सामने आते हैं। तो जो आपने जैसा कहा ना पहले कि किसी को हम समझा नहीं सकते हैं, किसी के सामने चीज पेश कर सकते हैं। तंज लिखने का फायदा ये होता है कि जो दोनों पहलू के दलाइल है ना, उनका एक बहुत बड़ा संदूकचा है, वो सबके सामने आ जाता है। उसके बाद जिस जो समझ सकता है, जो समझना चाहता है, वो समझ जाता है। बाकी आप अपनी सादा तरीन तहरीर भी कोई लिख लें, आप ये नहीं कर सकते हो कि पहली जमात के बच्चे का लेवल की हो। आपके ना जो पढ़ने वाले हैं उसमें पहली जमात का बच्चा भी है, उसमें आपके पीएचडी भी है, पोस्ट डॉक्टरेट भी है। आप किस लेवल के ऊपर लिखेंगे? आपकी कोई ना कोई तहरीर होगी, आपके ऊपर की सारी तहरीरें होंगी जो बहुत से लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। आप बेशक तंज के अलावा बिल्कुल सीधा लिखें। तो ये बात मेरी राय में कहना कि गलत है कि तंज ना लिखें, लोग नहीं समझते हैं। मलाला का केस देख लें, नदीम फारूक पराचा का, हमारे क्लासिक तंज है वो, जो समझा जाता है और लोग उस पर अभी भी काफी लोग यकीन करते हैं। अच्छा, वो क्यों यकीन करते हैं उसके मुतालिक बता दिया गया है कि तंज है, ये इन्होंने मजाक उड़ाया, इस वजह से मजाक उड़ाया है। उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं जी ये सच है। तो क्या वजह है? वजह ये को समझना नहीं चाहते हैं। तो जो लोग समझना ना चाहते हैं उनको समझाना है, बेशक तंज लिखें या सादा जबान में लिखें, सर आप उनको समझाना। मेरी राय में, नाकिस राय में, जिसे क्राफ्ट आता है ना अफवाह घड़ने का या एनएफपी स्टाइल तंज लिखने का, उसको लिखना चाहिए। अब बात ये कि और बहुत सी चीजें आपको गुमराह करने के लिए, उसके चक्कर में एक अच्छी तफरीह से, अच्छे फिक्शन से हम महरूम हो जाएं, ये कोई भी नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल में तो जिसको आता है ही शुड ट्राई एंड ही शुड जॉट डाउन क्वाइट ऑफनली के ये जरूरी है। मतलब यार, आप रोज बंदे मर रहे हैं, ठीक है, घरों तक आया हुआ है कोरोना, कोई शक नहीं है, लेकिन कब तक आखिर आप, मतलब कभी तो तफरीह भी चाहेंगे ना। अभी जैसे मैंने ऑफ द सेशन में अदनान भाई को बता रहा था कि अभी मेरे पास एक जुगत आई, मैंने वो अब्बू को भेजी, और अब्बू का और मेरा हंस के बुरा हाल है उसको देख के वो सजाद अनवर मंसूरी साहब ने अपने फेसबुक पर लिखा कि उन्होंने एक फैसलाबादी दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि यार वो फूफा जी की डेथ हो गई है। तो उसने अगला सवाल छुट्टे साथ ही पूछा, और किदा कोरोना के सादा। तो ये एक ऐसी, मतलब आप कह लीजिए कि फिलबदी किस्म की जुगत है कि आप इसको जितना सोचते हैं आपको डेफिनेटली हंसी आती है। और जुगत इज द थिंग कि जो हालात पे हंसने का नाम है। इसी तरह जो ये कॉलम है सटायर है, उसका भी काम यही है कि तल्ख से तल्ख हालात में सटायर लिखा जाता है। और ठीक है, दूसरी आलमी जंग में भी लिखा गया, उसके बाद भी लिखा गया, और क्या हो सकता है। हाँ, बट क्राफ्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई उसको माइंड ना करे, उससे तफरी ले। इसमें ना देखिए, तंज ना हमारे ना जो किताबों की दुकानों में होता है ना, हमेशा लिखा था तंज और मिजाह, वो सेम सेक्शन समझा जाता है। अखबारात में भी यही होता है। हमारे तंज के मास्टर समझे जाते हैं ना जदीद जमाने के, जोनाथन स्विफ्ट है, उनका तंज आप देखें, उनके तंज में बिल्कुल भी मिजाह नहीं है। उनका संजीदा तरीके का है। उनका जो सबसे बल्कि मशहूर या बदनाम आप मजमून के हैं, वो ये है जिसमें गुर्बत खत्म करने के लिए वो कहते हैं गरीबों के बच्चे खा जाए आप। ठीक है, उसमें ह्यूमर नाम की चीज ही नहीं, कराहत है उसके अंदर। लेकिन कराहत का फायदा क्या है? लोगों, आज तक 300 साल हो गए, अभी तक वो मजमून डिस्कस हो रहा है। और मजमून डिस्कस हो रहा है तो जो उन्होंने मौजू उठाया था ना,
गुर्बत के मामले में कि आप गरीबों को मार के क्यों खत्म कर रहे हैं, उनको ठीक करें, आप उनकी हालत बेहतर करें। आज 300 साल तक वो चीज डिस्कस हो रही है। ठीक है, तंज का फायदा ये होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हंसाएं तंज के अंदर। मुबशर जैदी ने भी यही किया है, उन्होंने हंसाया नहीं है, उन्होंने उनको हंसाया जो कि इस मामले को पहले समझते हैं। दूसरे लोगों के लिए उन्होंने एक संजीदा अंदाज में बात की है, कुछ उसको सच तो समझते हैं, कुछ उस पर गौर करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली वो मेरी तो उसमें मुनाफिस राय जैसे मैंने अर्ज किया वो ये है कि इट शुड बी देयर। और जैदी साहब जो हैं वो मतलब एक जिम्मेदार इंसान है कि वो अपनी वॉल पे, अब वॉल का तो मसला ये है कि भाई वॉल तो आपके घर के दरवाजे के बाहर बस आप कह लीजिए कि आपने अपनी दुकान लगाई हुई है, वो लंगते टपते जो भी गुजरता है वो देख लेता है कि यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है, जिसने लेना लेगा, नहीं लेना आगे बढ़ जाएगा। तो उस पे जो है वो ठीक है, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है और मना करना, बस ठीक है, चलने दो, चलना चाहिए, क्या हर्ज है। हाशिर भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? पता नहीं मैं देखिए तंज के मैं थोड़ा सा जो अदनान ने जो बात की वो किसी हद तक ठीक है कि किस पे लिखना चाहिए किस पे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको आप फैला देंगे ना तो हमारे यहाँ लोगों का मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों के जज्बात हर एक बात से मजबूर हो जाते हैं। आप नेशनलिज्म के ऊपर लिखेंगे तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे कि देखें जी आपने जो है मुल्क में आप सूबाई मुनाफरत फैलाने लगे। आप रिलीजन के ऊपर लिखेंगे तो आपको पता ही है कि लोगों के जज्बात को तो सबके ही मजबूर हो जाते हैं। आप फौज के ऊपर तर्ज लिखेंगे तो वो शहीदों की तस्वीरें लेकर आ जाएंगे। तो ये तो मामला कहीं रुकने वाला नहीं है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि तंज अगर आपने लिखना है और अगर आप अच्छा तंज लिखने की क्राफ्ट से वाकिफ हैं तो आपको कोई भी आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए। हाशिर बाज़ औक़ात डिफरेंट गम के है। अंदर से भी तंज करना, मिसाल के तौर पे पीआईए के ऊपर मेरा अपना ख्याल ये है कि पीआईए का हादसा जहां बहुत अफसोसनाक था वहां मेरा ख्याल है कि पीआईए के ऊपर शायद एक बहुत शदीद तंजिया कॉलम लिखा जा सकता था उसके ऊपर, जो पीआईए की हरकत और सकनात हैं और जिस तरह है। आपको पता है कि इस साल जो है पीआईए वाले इससे पहले कुछ 6 महीने ग्लोरीफाई करते रहे अपने एयर मार्शल साहब को कि हमने तारीख में पहली दफा जो है प्रॉफिट कमा लिया, जबकि प्रॉफिट कमाया कोई नहीं था। वो झूठ बोल रहे थे, सिरे से झूठ बोल रहे थे। तो मैंने उस पर एक दो स्टेटस डाले, मजबूर नहीं लिखा इतफाक से। मेरा तो मौजू है वो, मतलब बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर से नीचे दाएं बाएं करके उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि तो 6 महीने वो ग्लोरीफाई करते रहे कि देखें जी पीआईए में रेवोल्यूशनाइज हो गया। अब जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से सारे वो मिनकार जेरे पर वो बिल्कुल चुप बैठे, अब कोई बात नहीं कर रहा फाइनेंशियल रिजल्ट्स की कि हमने पीआईए को टर्न अराउंड कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें पता है कि बात खुलनी शुरू हो गई है, लोगों ने भी बात करनी शुरू कर दी है। और आम बंदा भी एक्चुअली उससे पहले, जो कि हमारी आदत है कि देखें जी जैसे ही आर्मी का कोई बंदा आया या एयरफोर्स का कोई बंदा आया, देखें जी पीआईए के हालात बदल गए। तो पीआईए के जो हालात बदले वो आपने मैंने सबने देख लिए। अब वो आखिर में मलबा माशाल्लाह मुझे यकीन है कि पायलट के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि उसमें एयरबस का भी फायदा है, उसमें सिविल एविएशन का भी फायदा है, उसमें पीआईए का भी फायदा है। तो इधर ना हाशिर एक चीज जरा मुख्तलिफ है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि तंज लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ये राइटर की अपनी कॉल है। ठीक है, वो तंज लिखना चाहता है या नहीं। हमें ये हक नहीं है कि मैं अगर खुद लिखना नहीं चाहता कोरोना के ऊपर तंज, तो मैं आगे मुबशर को मना करूं कि मुबशर साहब आप प्लीज ये ना लिखें। वो मुबशर साहब की कॉल है कि उसको लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। जैसे कोरोना के मसले के ऊपर मैंने तंज बिल्कुल नहीं लिखा है। मैंने 2 इसमें ना मिजाहिया कॉलम लिखे हैं। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें हल्के फुल्के अंदाज में ना बात बता दी गई है कि हाँ जी कोरोना के मामले में आपको ये एहतियात करनी चाहिए। तंज बिल्कुल नहीं लिखा है, सिर्फ मिजाह लिखा है। मिजाह में पॉइंट समझाए हैं कि हाँ जी कोरोना की ये एहतियात होती है जो करनी चाहिए। उसको आप देखें, आप में ये अलामात नमूदार हो तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। या अगर आपके मेहमान आ जाए और जबरदस्ती आपसे गले मिलने की कोशिश करें, हाथ मिला लेंगे, तो एक अच्छे तरीके से आप उनको रिफ्यूज कर दें। तो इस तरह मैंने वो प्रेफर किया है। मुबशर ने फैसला किया है कि नहीं जी इस पर तंज लिखना बेहतर है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो गलत है। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो। ये राइटर की अपने दिल की आवाज होती है। राइटर खुद फैसला करता है कि क्या चीज उसके लिए गलत है और क्या नहीं। अगर वो गलत स्टेप उठाता है तो उसको ना जो रिएक्शन होता है वो उसको खुद बता देता है कि मैंने किसी गलत जगह को टच कर दिया है। वो राइटर जो भी होता है सोचने समझने वाला इंसान होता है। वो खुद समझ के रिएक्शन देख के मामला देख के फैसला करता है। मेरा एक बहुत मशहूर तंज हुआ था क्रिएशन के ऊपर था कि इर्तिका हुआ है या नहीं हुआ। क्रिएशनिस्ट की बहस थी और आपकी एवोल्यूशन की थी। तो मैंने उसमें सिंपल ये किया कि अच्छी तरह दोनों साइडों के दलाइल पढ़े, क्या क्या दलाइल हैं, और बहुत संजीदगी से जो सारे के सारे दलाइल हैं आपके एवोल्यूशन के मुखालिफ वो एक जगह पे लिख दिए। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई थी, आपने देखा, आपने एंजॉय किया होगा। बहुत मुझे अंग्रेजी प्रेस में जो कॉलम लिखने वाले हैं उनको बहुत दाना और बीना समझा जाता है।
अंग्रेजी प्रेस के एक दो कॉलमिस्ट ने बहुत शदीद उसके ऊपर कहा था कि जी, और वो जहां तक मेरा ख्याल है मेडिसिन से वापस है फील्ड से, उन्होंने कहा था कि ये आपने क्या लिखा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये एवोल्यूशन यानी आपका यानी गलत नजरिया है, ये तो हर जगह बिखरा हुआ है। ये वो एक लंबी बहस की, 50 से ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए थे। अच्छा, इसमें ना एक चीज दिखाई दे रही है, हमारी जो तकनीकी फील्ड्स है ना, उसमें जो लोग जा रहे हैं उनको हमने शायद इतना यकरुखा बना दिया है कि वो दूसरी तरफ की चीज समझने से कासिर है। पहले जो इसमें आप पैराग्राफ रुखा है, हटा दें तो तकरीबन यही कैफियत है हर जगह। अच्छा इसमें ना जो पहला पैराग्राफ है अपने तंज में, बस सीरियस होकर मैं तंज लिखता हूँ, ठीक है, उसमें पहला पैराग्राफ है, उसमें मैं स्टेब्लिश कर देता हूँ कि मैं कोई हिमाकत करने जा रहा हूँ आगे, तो बाकी मेरी यानी तहरीर पे हमकाना समझ के पढ़ा जाए। इसमें मैंने ये साफ बता दिया था कि जी आखिरी दफा मैंने साइंस की किताब है ना तीसरी जमात में देखी थी, उसके बाद मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर आगे मैंने अगले पैराग्राफ में दोबारा मैंने एक बहुत अहमकाना अंदाज में कहा कि यानी दोनों जो आपके ना बनमानस, उसके जीन्स की लंबाई इतनी होती है और इंसान के इतनी होती है, और इस जीन्स की लंबाई की वजह से ना बनमानस के बाल लंबे होते हैं, उसकी जीन लंबी है तो बाल लंबे हैं, इंसान के बाल छोटे हैं तो जीन छोटी है। यानी शुरू में हिमाकतों से मैंने स्टैब्लिश कर दिया था कि मजमून किस तरफ जा रहा है। उसके बावजूद बहुत संजीदा लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग उसको नहीं समझ सके, तकनीकी जो फील्ड्स में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी एजुकेशन का भी इसमें कसूर है। मैंने बाहर से पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस की तालीम ली है, उधर मैंने ना कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स में मेरे पास ना कुछ 60 के करीब क्रेडिट आवर्स थे जो कंप्यूटर से मुतालिक थे। मेरे को 30 के करीब थे जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वगैरह से मुतालिक थे, और 30 के करीब बिजनेस से, ठीक है। तो इसमें ना उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बता दी थी, उन्होंने यानी मुझे और बाकी तालिब इल्मों को, उन्होंने मुझे सोशियोलॉजी भी पढ़ाई है, साइकोलॉजी भी पढ़ाई है, और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस में कर रहा था। तो बाहर की यूनिवर्सिटियों में यही चीज है, हमारे पास वो क्यों? जो मैं अपनी फेसबुक की वॉल पे लेक्चर भी देता रहता हूँ लोगों से तंग आके कि ऐसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए, वो कहाँ से आया है? वो मेरी एक खातून उधर टीचर होती थी, उन्होंने 2-4 चीजें जो बताई थी आज से कुछ 30 साल पहले, वो भी तक पल्ले बंधी हुई है। कंप्यूटर साइंस के बंदे को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने की क्या जरूरत है? उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। तो एक चीज पैदा होती है, हमारे पास वो चीज शायद मिसिंग है। फिर एक और अहम चीज आती है, जैसे हाशिर ने कहा है कि हमारे ना जज्बात बहुत जल्दी मजरूह हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज खतरे में पड़ जाती है हमेशा। अगर यानी आप इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरे में डालते हैं तो उसकी तो हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको यानी बंदों को क्या इतना मसला है कि उनको लगता है कि किसी की हिफाजत में कसर रह गई है कोई? अल्लाह ने वादा कर लिया तो पूरा है, आदमी ठीक है अपनी जगह पर रहें, कायम रहें, अपनी यानी चीजें पूरी करें। लेकिन ये जहन में ख्याल ना आना है कि जिस चीज की हिफाजत का अल्लाह ने वादा कर लिया है वो चीज गायब हो जाएगी, फिर तो आपका यानी अकीदे को समझने में मसला है ना फिर तो आपको। तो यानी एक हर चीज को अगर हमें समझना छोड़ देना कि हाँ जी ये चीज खतरे में है, तो एक मुतदिल जिंदगी गुजार सकते हैं, एक मुतदिल अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं, दूसरे को जगह दे सकते हैं। जैसे कि हमारा ना 80s तक बल्कि 90s तक हमारा ये रहा कि दूसरा कोई बहुत हमारी राय में गलत बात भी कर रहा होता था ना, हम कहते थे यार पागल है, छोड़ो इसको, जाने दो, इग्नोर करते थे। अब हम नहीं करते, क्या वजह? हम एक ज्यादा यानी यक रुखे हो रहे हैं, हमारी तालीम के अंदर इशू आ रहा है। पहले लोग बहुत बेहतर थे हमारे से। जी हसनैन, मेरे ख्याल में ये आप इसे गैलरी व्यू में रिकॉर्ड कर रहे हैं या स्पीकर व्यू में रिकॉर्ड कर रहे हैं? दोनों तरह स्विच हो रहा है, राइट नाउ स्पीकर व्यू में, ज्यादा हम स्पीकर व्यू में है। गैलरी व्यू में रखे, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर रहता है। स्पीकर व्यू में बाकी लोग बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। नहीं, ऊपर चल रहे होते हैं, ऊपर छोटे छोटे चल रहे होते हैं, लेकिन मैं गैलरी में मुझे पता है, लेकिन वो बहुत अब ये देखिए जनाब, ये हमारे पास एक ना एक खुफिया एक नंबर चल रहा है, सीक्रेट कोड। ये जनाब जफर इमरान साहब है। ये वीडियो क्यों नहीं शुरू कर रहा आपने? इसके पास कैमरा मौजूद है, कैमरा इसने डिसेबल किया हुआ है अपना, और मैं जबरदस्ती इनेबल नहीं करना चाहता हूँ। इनके साथ भी वही इशू है, इनके पास माइक नहीं है, माइक इनका गायब है। नहीं, मेरे पास ही माइक नहीं है, मैं अपने लैपटॉप से की आपके ना देखें, आपके साइड पे आइकन में नजर आ रहा होगा माइक, आपके पास नजर आ रही है तस्वीर उसका आइकन ना, इनके पास नहीं आ रहा। जब आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना कनेक्टिविटी में, आपके पास भी वो नजर नहीं आ रहा था यहाँ पे कि अवेलेबल। मेरे पास तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। इधर भी वही इशू उनका आ रहा है, बहरहाल इनका कैमरा डिसेबल्ड है और माइक इनका गायब है। वो इसकी वजह ये है कि जब ये कनेक्ट करते हैं तो शुरू में एक आता है कि ज्वाइन ऑडियो, इन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया ना पहली स्क्रीन के ऊपर। ओके, मैं उनको समझा के आता हूँ, उनको समझाने का तो खैर मुझे वैसे भी बहुत शौक है, तो आप लोग कंटिन्यू करें, मैं उनको उनसे कहीं डिस्कनेक्ट करें, दोबारा कनेक्ट करें, और जब वो ज्वाइन ऑडियो लिखा है तो उसे क्लिक कर दें,
ओके अच्छा, बस। मैं रुखसत की इजाजत चाहूँ अभी, हाँ, या तुम भी कुछ रुखसत अभी? कीजिए, और नान उसको जफर को समझाएगा तो मैं क्या करूंगा इधर? मैं आप कौम से खिताब, कंटिन्यू मैं करें। अपने आप से खिताब करूं? मैं जब तक जफर को समझाता हूँ आप कंटिन्यू करें। कोई अहम अपनी कोई गजल सुनाए आप जनाब। हाँ, हसनैन की गजल? नहीं नहीं, हाँ फिर सुनाए मैं भी ना, जा रहा आप तो शायर नहीं है। मैं तो आप ही शायर शायर हूँ हो ही गए। नहीं सरकार। हूँ। नहीं नहीं, अगर हसनैन की गजल सुननी है तो मैं जा रहा हूँ। ये नहीं पहले नहीं तय भाई, हुआ था। सर मैं नहीं मैं नहीं, तो ये गजल तो शायर हूँ महफूज ही सुनाने के नहीं। लिए कह ये दिया ये तो तो ज्यादा ये तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ये धोखा किया गया हमारे साथ। हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी कि हसनैन की गजल सुननी पड़ेगी हमें। चले हसनैन आप ऐसा करें, मैं इतनी तो देर ना आप कॉलम नहीं फैसलाबाद सुनाता। में ही रिपोर्टिंग करें। यहाँ तो गजलें निकल रही है। हाँ, हाँ, तो नज़्में लिख रहे हैं हसनैन की? वही फैसलाबाद से नई अपडेट्स दें। फैसलाबाद में बाकी क्या चल रहा है, कम। लैलपुरी है क्या कर रहे हैं? तो मैं जरा एक रुसवाए जमाना लिसानी शिद्दत पसंद से बात कर लूं। कम हाशिर भाई, बहुत कम ना होने के बराबर। वो इस वजह से कि यार, मतलब जब आप कोई नज्म या कोई छोटी चीज ऐसी कह लेते हैं तो फिर वो आप कह लीजिए कि उस मौजू से मुताल्लिक आपकी ठरक खत्म हो जाती है। जब उस पे एक अदद पूरा ब्लॉग लिखा जा सकता है तो फिर इतना मुख्तसर लिखने की जरूरत क्या है? इस वजह से जो है वो मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो कोशिश ये होती है कि वो दमपुख्त किया जाए और उसको फिर एक ब्लॉग की सूरत में ही लिखा जाए, जो भी मसला है। तो ये है, लिखने की नज्म वगैरह इंस्पिरेशन वैसे भी अपना डिपार्टमेंट है नहीं। लिखने की इंस्पिरेशन तो मैं कहाँ से मिल रही? मेरे तो 3 महीने में एक कॉलम नहीं लिखा जाता यार। सीरियसली, यार अगली मतलब आ गई। मैं आपको बताऊं हाशिर भाई कि मेरा जो जिंदगी का पैटर्न है वो ऐसा हो गया है कि कोई और बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन है नहीं। चूंकि नहीं है तो पढ़ने का भी कोई इतना ज्यादा अब नहीं होता। अब बस यही होता है कि कोई एक किताब शुरू की, वो एक हफ्ते में खत्म होगी, उसके बीच में 4 पैराग्राफों में 5 ऐसे मौजू आ जाते हैं जिन पे मुझे लगता है कि इजहार ख्याल मुझे करना चाहिए। तो वो मैं बड़ा रोक रोक के अपने आप को जो है किसी एक आधे पे कर देता हूँ 10 के बाद। लेकिन वो ये कि कहीं से भी मिल जाती है चलते फिरते इंस्पिरेशन, तो वो तो खुदा का शुक्र है। मतलब सामने से बैल गुजर रहा होगा तो साला वो भी एक सेकंड, इंस्पिरेशन। होस्ट अब वो क्या करे बंदा। होस्ट को एक सेकंड, एक मिनट। आप में से होस्ट कौन है दोनों में से? होस्ट मैं हूँ और अभी तो वकार मलिक साहब, वकार मलिक को करें ना आप इन। उनको मैंने इजाजत दे दी है। मैंने कहा कि आ जाएं आप। इजाजत मिल गई सर आपको? तो देखें, वो अदनान जी साहब मैंने कह ही रहे हैं इजाजत डाला मिल अपना गई आपको। स्टेटस। अच्छा, वो कोशिश असल कर में रहे हैं, किस्सा थोड़ी देर ये में आ है जाएगा। अदनान हाँ, भाई, जी जनाब। अभी अगर एक दो पार्टिसिपेंट और आते हैं तो फिर मैं रुख्सत ले लूंगा, क्योंकि क्यों? जवाइयाँ आ रही हैं और मुझे सुबह 5 बजे उठना है इस चक्कर में। सर क्यों? आप सुबह 5 बजे क्यों पांच उठते बजे हैं? क्यों उठते हैं? आपने यानी मुर्गे जगाए यार, हुए मोहल्ले के? वकार हो गई। शिफ्ट शिफ्ट 6 बजे शुरू होती है ना, तो नहीं वो वकार नहीं अगर है। आंख ना खुले तो वो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि वो पता लगता है कि मतलब आप शिफ्ट निकल रही है 7 साढ़े 7 बजे, आपकी आंख खुली है और बाद औकात, बल्कि अक्सर औकात आप ही के पास शिफ्ट होती है। तो फिर वो इसलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे जो है आपको एक मुनासिब टाइम रखते हुए सोना होता है कि उस्ताद सुबह आंख खुलनी ही खुलनी चाहिए। ये आप चक्कर होता है। शिफ्ट शिफ्ट में क्या करते तो हैं आप? आजकल, सॉरी, मैंने कहा शिफ्ट में क्या करते हैं? शिफ्ट में यही होता है दादा कि बस वो उठते साथ जो है अपना एक हमारे पास लाइव चल रहा होता है कोरोना का, उसकी अपडेट होती है। फिर ये है कि सुबह हेडिंग जमानी होती है, उठते साथ हेडलाइन देखनी है कि क्या लीड क्या चल रही है। फिर हम्म। और मुख्तलिफ मामूलात, मतलब एक किस्म का पूरा अखबार जो है वो नया पेज आपको तरतीब देना होता है सुबह के लिए। तो वो बस सारी होती है मसरूफियात।